सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा टॉपिक चला हुआ है डेवलपमेंट दैट लीड्स टू बोहर मॉडल। और इसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में समझे तो स्पेक्ट्रम होता है पैटर्न और अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास यहां पे आएगा एक वर्ड दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? It is the instrument which is used to separate radiation of different wavelength, and study of spectroscope is known as spectroscopy. Yeah, the branch of science which deal with the study of spectroscope is known as spectroscopy. ये एक एडवांस टॉपिक है जो कि हायर क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है। नाउ कम बैक, वापस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस के बारे में सुना हुआ है। हमने एक्सरेज के बारे में सुना जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं। हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में सुना हुआ है, माइक्रोवेव्स के बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो इन रेडिएशन में फर्क क्या है? सब तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट दे डिफर आइदर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया कि एक अरेंजमेंट किया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने इनको सबको अरेंज किया हुआ है आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। So that pattern is known as electromagnetic spectrum. Now what is electromagnetic spectrum? It is the arrangement in which the radiation has been arranged either in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency, because we know that frequency and wavelength they are inversely proportional to each other. तो सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो वेवलेंथ इधर से इधर को आते हुए बढ़ रही है। एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट है इसका, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, कम 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 होते हुए यहां तक आ रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले आगे, दैट इज विजिबल रीजन, जो हमारी आईज देख सकती है। इसी रीजन के अंदर काम करती है हमारी आईज। तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में होती है, और इसको विबग्योर भी बोलते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर है इसमें। इंद्रधनुष बोलते हैं हम हिंदी में इसको। तो इसमें भी क्या है कि जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है और रेड वाले की सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट होगी, जो वायलेट वाला है हमारे पास, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा है, कौन सी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी, वायलेट की ज्यादा होगी कि रेड की? तो आपको याद रखना है, हमने पढ़ा हुआ है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो वायलेट की क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और रेड वाले की क्या है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी। या दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ऐसे भी हम ये चीज बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम पढ़ने वाले आगे एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है? ठीक है, सो व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, किसी सोर्स में से जब रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है, and these radiations are then passed through the prism and recorded on photographic plate. So जो पैटर्न आता है उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एमिट होकर रेडिएशन आई हमारे पास। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें हम दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। पहला है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस मींस लगातार, कोई बीच में गैप नहीं है। तो हमने क्या किया, एमिशन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पार्ट है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, और विच इज आल्सो नोन एज सोलर स्पेक्ट्रम। जब हमने व्हाइट लाइट यानी जो सनलाइट को हमने प्रिज्म में से पास किया तो ये 7 कलर में डिवाइड हो गए, मतलब सेपरेट हो गए 7 कलर में। दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्शन। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन, एंड द पैटर्न ऑफ 7 कलर इज नोन एज सोलर स्पेक्ट्रम। दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज ये जो कलर यहां पे बने, विबग्योर जो बना हमारे पास, इसमें कोई गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूस है ये। ठीक है, द कलर्स आर पार्शियली ब्लेंड विद ईच अदर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको और
कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब करते हैं आगे बात लाइन स्पेक्ट्रम की। नाउ अब आते हैं आगे लाइन स्पेक्ट्रम पे। हमने क्या किया कि जब किसी एलिमेंट को या उसके सॉल्ट को हीट किया गया हाई टेम्परेचर पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे हमने क्या किया, इसमें सैंपल ले लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लिया हमने। जब हमने इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो इसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हुई, ये यहां से रेज एमिट हो रही है। इसको हमने एनालाइजर, जिसको हम आम भाषा में प्रिज्म भी समझ सकते हैं, उसमें से पास किया। तो हम क्या, और जो आगे लाइंस इसमें से सेपरेट होकर निकली, उसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड किया। दिस इज आवर फोटोग्राफिक प्लेट। जब हमने इसको इसके ऊपर रिकॉर्ड किया तो हम क्या देखते हैं कि इसमें दो कलर लाइंस आ गई, मतलब पर्टिकुलर कलर लाइंस आई। जैसे इस केस में दो लाइंस आई 5890 नैनोमीटर की और 5896 नैनोमीटर की। तो क्योंकि ये पहली बात तो इस सब्सटेंस ने रेडिएशन एमिट की, तो हम बोलेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम है। दूसरी बात क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो ये कलर लाइंस प्रोड्यूस हुई, दीज आर सेपरेटेड बाय गैप्स। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पिछले स्पेक्ट्रम में पढ़ा कि जो कलर थे वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस थे, कोई गैप नहीं था। यहां पे बीच में गैप है, तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। पहली बात तो कलर लाइन प्रोड्यूस हुई बाय एमिशन ऑफ सम, जो ये सोडियम मेटल ली थी हमने, इसमें से कोई रेडिएशन एमिट होकर कलर लाइन प्रोड्यूस हुई। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये कलर लाइंस बनी, दिस इज नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है, फिंगरप्रिंट ऐसी चीज है जो किसी और से मैच नहीं होती। आपको पता है कि हमारे जो पाम से इसमें कुछ प्रिंट होते हैं, आधार कार्ड बनाया जाता है उसी बेसिस पे। तो फिंगरप्रिंट का मतलब कि किसी भी दो एलिमेंट का सेम एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होता। जैसे ये जो सोडियम के केस में दो कलर लाइंस आई, उनकी वेवलेंथ इतनी थी। किसी दूसरी मेटल के केस में जो वेवलेंथ या जो भी कलर लाइंस आएगी, उनकी वेवलेंथ ये नहीं होगी। मैग्नीशियम में अलग होगी, लिथियम में अलग होगी, ठीक है, कैल्शियम में अलग होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट, व्हाई इट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब ये उस एलिमेंट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी और से मैच नहीं होता। देन आगे मूव करते हैं। दूसरा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए यहां पे भी लाइट फॉल कर रही है, मैं बीच में हाथ रख देता हूं तो उसकी जगह पे यहां पे क्या हो गया, शेडो आ गई पीछे। तो क्योंकि इस मेरे जो हैंड ने रेडिएशन लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया, वही चीज हम यहां पे समझते हैं कि जब हमने रेडिएशन को पास किया सैंपल में, ठीक है, फ्यूज जैसे सोडियम ले लिया हमने, ठीक है, हम इट कैन बी वोलेटाइल सॉल्ट, गैसियस फॉर्म में भी होता है। और जो उसमें से जो एब्जॉर्ब, उसने क्या किया, इस सैंपल ने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब की व्हाइट लाइट में से, और उसको जब हमने एनालाइज किया तो हम क्या देखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कि यहां पे डार्क लाइन आ गई। और ये जो डार्क लाइन की वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम आई जैसे कलर लाइंस की भी आई थी एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें साइंस में डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से हमारे को बोर्स के मॉडल की जरूरत पड़ी। अब हम एक और करने वाले आगे, जो कि है हमारे पास और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इनमें तो आपने इतना याद रखना कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और इनको हम फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट क्यों बोलते हैं। इतनी सी बात इसमें याद रखेंगे। अब फर्दर क्या किया गया, जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम थे। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो व्हेन हाइड्रोजन एटम वाज हीटेड इन डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे अभी हमने सोडियम को भी हीट किया था, उसी तरह से हाइड्रोजन को हीट किया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकती है, मतलब बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होती है उसमें बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इस बार हमने क्या किया कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ली हमने, इसको भी हीट किया, तो उसमें से जो है वो रेडिएशन निकलना शुरू हुई। फिर हमने उसको एनालाइज करके देखा आगे, जस्ट लाइक सोडियम के केस में था, एनालाइजर में पास करके देखा इसको। तो हम क्या देखते हैं, वी गेट अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन की सीरीज प्रोड्यूस होगी। इन सीरीज का नाम क्या है, लैमन सीरीज, जो पहली सीरीज प्रोड्यूस हुई, देन बाल्मर सीरीज,
then Paschen, then bracket, and then P fund। और भी हेम्फेरी सीरीज भी बोलते हैं, बट मेन इनको पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीरीज ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सारी लाइन्स है, ये काउंट करके हम नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। तो इस तरह की हमारी डिफरेंट टाइप की लाइन्स इसमें या सीरीज प्रोड्यूस होगी। तो मेन बात याद रखने की, हमारे पास 5 तरह की सीरीज ऑफ रेडिएशन वर प्रोड्यूस्ड। अब क्या किया गया कि देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था रेडबर्ग। रेडबर्ग ने क्या किया कि ये जो जितनी भी रेडिएशन प्रोड्यूस हुई ना, इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। तो उस फॉर्मूले को हम पढ़ने वाले, जिसका नाम है हमारे पास रेडबर्ग फॉर्मूला, RYDBERG, रेडबर्ग फॉर्मूला। तो रेडबर्ग ने हमारे को एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया? टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ दीज सीरीज ऑफ रेडिएशन। तो फॉर्मूला क्या था कि न्यू बार 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू RH, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास न्यू बार 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू RH, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये बन गया जी फॉर्मूला। अब इसमें RH क्या है? RH को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड इट इज आल्सो रिटन एज 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम इसी को भी ले सकते हैं। और यहां पे n1 और n2 क्या है? ये नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट n2 शुड बी ग्रेटर देन n1, ठीक है। नाउ अब क्योंकि हमने 5 तरह की रेडिएशन पढ़ी, लायमन सीरीज, बालमन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, तो उनमें हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या क्या आएगी और किन किन रीजन के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, तो उनकी जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किस रीजन के अंदर आती है, वो हमारे को वो भी समझना है इस फॉर्मूले में ही। तो यहां पे हम लिख लेते हैं सीरीज का नाम, सीरीज। नाउ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, and then here comes value of, मतलब n1 की वैल्यू कितनी होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी। तो जो पहली सीरीज थी वो क्या थी? लेमन सीरीज। तो ये आती है हमारे पास और अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, हमारी आईज इसको नहीं देख सकती। n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन। दूसरा है जी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज ऐसी है जो कि विजिबल रीजन के अंदर आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सबको इसके ऊपर बनेंगे। और n1 की जो वैल्यू है, n1 की वैल्यू यहां पे 2 होगी और यहां पे 3 4 5 एंड सो ऑन। देन पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है हमारे पास। तो इसमें यहां पे वैल्यू 3 होगी एंड दिस इज 4 5 6 एंड सो ऑन। सो लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही आती है। तो यहां पे जो वैल्यू होती है ये 4 और यहां पे 5 6 7। पी फंड, तो ये भी इंफ्रारेड के अंदर आती है और यहां पे क्या होती है? वैल्यू 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो याद रखना है हमने कि अगर मेरे से पूछा जाए कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आए और मेरे से बोला जाए कि लायमन सीरीज में फर्स्ट रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो मैं n1 की वैल्यू तो फिक्स होगी, तो फर्स्ट रेडिएशन के लिए n2 की वैल्यू मुझे क्या लेनी है? 2।
ठीक है। सेकेंड रेडिएशन के लिए क्या लेनी है 3। उसी तरह से अगर मेरे से पास्चन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो n1 की वैल्यू तो फिक्स है, तो फर्स्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 4, सेकेंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू उसके अंदर 5 हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि किस रेडिएशन के बारे में मेरे से पूछा गया है। ना बाल्मर ने क्या किया, बल्कि इनफैक्ट बाल्मर ने ये पहला फॉर्मूला दिया था, उसने दिया था बाल्मर सीरीज के लिए। तो कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बाल्मर फॉर्मूला। सो बाल्मर फॉर्मूला स्पेसिफिकली फॉर बाल्मर सीरीज के लिए है हमारे पास, इनके लिए। तो वो क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1 अपॉन, क्योंकि n1 की वैल्यू जो है वो यहां पे 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो यहां पे जो n है वो क्या आ जाएगा 3 4 5, तो उसको बाल्मर फॉर्मूला बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है तो क्या पास्चन फॉर्मूला भी बन सकता है इस तरह से? तो वैसे तो हम बना तो सकते हैं, पर प्रैक्टिकली हम हमेशा बाल्मर फॉर्मूला के ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बाल्मर ने ही विजिबल रीजन के अंदर जो बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस हुई थी उनके लिए फॉर्मूला दिया था। तो वी टॉक ओनली अबाउट बाल्मर फॉर्मूला। अब यहां पे हमारे को कुछ बातें और याद रखनी है, फिर हम उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन द थिंग्स विल बिकम क्लियर। और जैसे मैंने पहले भी कहा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से रिक्वेस्ट भेजिए, आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो हमने क्या बात करनी थी इसमें, यस हाँ, नोट पहला है जी, लिमिटिंग लाइन फॉर एनी सीरीज। अगर किसी भी सीरीज के लिए हमारे को बोला कि लिमिटिंग लाइन निकालो भाई, तो हमने क्या करना है, n2 की वैल्यू को हमने इंफिनिटी पुट कर देना है, ठीक है। तो वो उस केस में हमारे पास लिमिटिंग लाइन आ जाएगी। दूसरा जी, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, किसी भी सीरीज में या किसी भी लाइन के लिए हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, जो न्यू बार होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तब जाके लैम्डा जो क्या आ जाएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा, ये बात है ना हमारे पास। तो ये कब होगा, तो दिस इज पॉसिबल व्हेन n2 की वैल्यू मिनिमम आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो हमारे को पता है कि 2 होती है, तो n2 की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 3, तो देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी, नहीं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। उसी तरह से फॉर पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो हमारे को पता है फिक्स है, तो n2 की वैल्यू मिनिमम क्या आती है इसके लिए 4, तो देयरफॉर उस केस में लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगी हमारे पास। तो दो बातें याद रखनी है कि अगर किसी भी सीरीज में लिमिटिंग लाइन हमारे को पता करनी है तो हम क्या करेंगे, n2 की वैल्यू को इन्फिनिटी डाल देंगे, n1 की वैल्यू तो फिक्स होती है हमारे पास। और दूसरा कि फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज न्यू बार मिनिमम होना चाहिए, तभी लैम्डा मैक्सिमम आएगा। तो वो कब आएगा कि जब हमारे पास, वो तभी पॉसिबल होगा जब n2 की वैल्यू मिनिमम आए, क्योंकि n1 की वैल्यू फिक्स है। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी 2 होती है, तो n2 की वैल्यू 3 आएगी, तब जाके मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में। इन द सेम वे पास्चन सीरीज में n1 की वैल्यू फिक्स है, तो n2 की वैल्यू जो है हमारे पास 4 होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।